नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की तारीफों के कसीदे पढ़े हैं। सैम ने कहा कि वो अपने पिता राजीव गांधी से ज्यादा समझदार हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पूर्व पीएम राजीव गांधी से ज्यादा बुद्धिमान हैं और रणनीति बनाने के मामले में भी उनसे बेहतर हैं। पित्रोदा ने ये भी कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी में प्रधानमंत्री बनने के सारे गुण हैं। उन्होंने कहा कि राजीव थोड़ा ज्यादा मेहनती थे, दोनों का डीएनए एक जैसा है, दोनों नेता आइडिया ऑफ इंडिया के संरक्षक हैं। गांधी परिवार के करीबी और इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने शिकागो से न्यूज एजेंसी पीटीआई को दिए इंटरव्यू में ये बात कही। सैम पित्रोदा ने कहा कि राहुल की गलत इमेज बनाई गई, उन्हें बदनाम करने के लिए लाखों करोड़ों डॉलर खर्च किए गए। मीडिया में जो राहुल की इमेज थी वो एक प्लान्ड कैंपेन पर आधारित थी, उनके बारे में झूठी बातें कही गईं। सैम ने कहा कि राहुल अलग अलग समय अलग अलग अनुभव रखते हैं। उनको अपने जीवन में दो बड़े दर्द झेलने पड़े थे, पहला अपनी दादी की मौत का और दूसरा पिता की मौत का। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि अब राहुल की वैसी छवि सामने आ रही है जैसे वो सच में है। उनकी 2 भारत जोड़ो यात्राओं ने इसमें काफी मदद की है। मैं इसका श्रेय राहुल को देता हूँ। उन्होंने लंबे समय तक इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी, कोई और रहता तो बच नहीं पाता। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला गांदरबल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले हुए लोकसभा चुनाव में वो बारामूला सीट से चुनाव हार चुके हैं। बारामूला लोकसभा सीट पर जेल में बंद निर्दलीय प्रत्याशी इंजीनियर रशीद ने उन्हें 2 लाख से ज्यादा वोटों से हराया था। अब खबरें हैं कि जेल में बंद जमात नेता सरजन बरकती उनके खिलाफ नामांकन भरने जा रहे हैं। ऐसे में गांदरबल में उनकी डगर बेहद कठिन बताई जा रही है। इस बीच अब एक वीडियो क्रिएटर कश्मीर के पोर्टल ने अपलोड किया है जिसमें उमर अब्दुल्ला लोगों के सामने वोट मांगने के लिए अपनी टोपी उतार देते हैं और कहते हैं कि उनकी इज्जत बचाना अब गांदरबल के लोगों के हाथ में है। वो पगड़ी उतार कर कहते हैं, मेरी पगड़ी, मेरी इज्जत, मेरी ये टोपी। इतने में ही उनके समर्थक चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं, ऐसा मत करो, जान दे देंगे, जीत हमारी होगी इंशाअल्लाह। और नारेबाजी शुरू हो जाती है। अब्दुल्ला आगे कहते हैं, मेरी दस्तार की रक्षा करना, मेरी टोपी की रक्षा करना, मेरी इज्जत की रक्षा करना, मुझे एक मौका दो, हाथ जोड़ता हूं। मैं गांदरबल के लोगों को हाथ जोड़कर एक गुजारिश करता हूं कि मुझे एक मौका दे दो, आपकी खिदमत करूंगा। इसके बाद उमर अब्दुल्ला लोगों के कहने पर टोपी वापस पहन लेते हैं। इंडिया टुडे के एंकर राहुल कमल ने कांग्रेस प्रेसिडेंट और कांग्रेस के मीडिया के महासचिव जैसे नेताओं से मुलाकात की। ये मुलाकात इसलिए हुई क्योंकि कांग्रेस ने अपने नेताओं को इंडिया टुडे में उनके शो में जाने से रोक दिया था, क्योंकि राहुल कमल के शो में एक बीजेपी प्रवक्ता ने कुछ ऐसा कहा था जिससे कांग्रेस नाराज थी और बहिष्कार करते वक्त कहा था कि कांग्रेस प्रवक्ता को अपना जवाब पूरा करने से रोका गया और एंकर द्वारा बार बार बीच में टोका गया। इसके अलावा एंकर ने खुद अपने ट्विटर अकाउंट पर इन टिप्पणियों का समर्थन और प्रचार किया। कांग्रेस ने जवाब भी मांगा लेकिन उस वक्त कोई जवाब भी नहीं दिया गया, जिसके बाद पवन खेड़ा ने कहा था कि कांग्रेस प्रवक्ता उनके शो में नहीं जाएंगे। लेकिन अब राहुल कमल ने मुलाकात की और अपनी बात रखी और भाजपा प्रवक्ता द्वारा कहे गए अप्रिय विचारों से खुद को अलग किया। इसके बाद अब पवन खेड़ा ने कहा है कि उनकी बात सुनने के बाद हमें लगता है कि अब आगे बढ़ने और उनके शो में भाग लेना शुरू करने का समय आ गया है। काफी दिनों से ये चर्चा चल रही है कि राहुल गांधी जो चाहते हैं, जो कहते हैं, वो मोदी सरकार कर देती है। क्या विपक्ष सरकार चला रहा है? दक्षिणपंथी भी यही कहने लगे कि सरकार राहुल चला रहे हैं क्या? अब राहुल गांधी ने खुद ही कहा है कि सरकार विपक्ष चला रहा है, वो चला रहे हैं। राहुल ने जम्मू कश्मीर में कहा कि लेटरल एंट्री की बात की। इन्होंने कहते हैं कि सरकार में हम साइड से लोगों को लाएंगे। हमने कहा कि कैसे लाओगे? अमीर लोगों को लाएंगे, कमजोर लोगों को तुम आने नहीं देते हो, ऊपर से आप लेटरल एंट्री लाओगे। 3 दिन में कहते हैं ठीक है हम नहीं करेंगे। आजकल सरकार विपक्ष चला रही है। सच्चाई ये है कि जो भी हम चाहते हैं हम करवा देंगे और हम जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड चाहते हैं हम वो करवा देंगे। पीएम मोदी चुनाव प्रचार से गायब हैं, विदेश यात्रा करने में लगे हुए हैं, तो राहुल गांधी चुनावी राज्यों में गर्दा उड़ा रहे हैं। आज राहुल गांधी ने एक चुनावी रैली में घोषणा की है कि वो जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिलाकर ही रहेंगे। जम्मू कश्मीर के रामबन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को कहा कि पहली बार है कि राज्य का दर्जा छीना गया है। उन्होंने कहा कि पहली बार हिंदुस्तान के किसी राज्य का दर्जा रद्द करके लोगों का हक छीना गया, ये पहली बार हुआ है। आधुनिक भारत के इतिहास में ये काम पहले कभी नहीं किया गया। सबसे पहले जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस देना है।
आपका सिर्फ स्टेट ही नहीं बल्कि अधिकार और धन सारा का सारा आपसे छीना जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि 1947 में हमने राजाओं को हटाकर लोकतांत्रिक सरकार बनाई, देश को संविधान दिया। आज जम्मू कश्मीर में राजा बैठा हुआ है, राजा का नाम एलजी है। आपका धन आपसे छीनकर बाहर के लोगों को दिया जा रहा है, सारा फायदा बाहर के लोगों को मिल रहा है। हमारा पहला कदम जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देना होगा। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन इतना दबाव डालेगी कि जम्मू कश्मीर के लोगों को राज्य का दर्जा देना ही होगा। राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर में अमित शाह के बेटे जय शाह पर निशाना साधा। बता दें, जय शाह पहले बीसीसीआई के सचिव थे और अब वो आईसीसी के चेयरमैन बन गए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि सारी चीजें और सारे बिजनेस इन 3-4 लोगों को मिलते हैं। उन्होंने आगे कहा, अमित शाह के जो बेटे हैं उन्होंने कभी क्रिकेट बैट नहीं उठाया है, लेकिन वो क्रिकेट के इंचार्ज बन गए हैं। इसके बाद उन्होंने कहा कि 6-7 लोग देश को चला रहे हैं और सोचते हैं कि हिंदुस्तान की जनता, जम्मू कश्मीर की जनता और बाकी स्टेट की जनता चुप रहेगी। अब ये खबर और जोर पकड़ रही है कि पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। इन्हीं खबरों के बीच दोनों पहलवानों ने चुनाव में उम्मीदवारों की घोषणा से पहले ही राहुल गांधी से मुलाकात की है। कांग्रेस ने फोटो भी जारी किया है। बता दें, 1-2 दिन में कांग्रेस हरियाणा में अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करने वाली है। वहीं कैंडिडेट लिस्ट जारी होने से पहले पहलवानों की ये मुलाकात इस बात के संकेत और मजबूत कर रही है कि पहलवान फोगाट और पूनिया हरियाणा विधानसभा चुनाव में बतौर उम्मीदवार उतर सकते हैं। बता दें, विनेश फोगाट पिछले दिनों में काफी एक्टिव भी हैं। उन्होंने शनिवार को किसान आंदोलन के 200 दिन पूरे होने पर किसानों के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया और शंभू और खनौरी बॉर्डर पहुंची थी। हरियाणा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन पर बातचीत चल रही है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार आप ने 10 सीटों की मांग रखी है। वहीं हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया ने भी कहा है कि दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन की बात चल रही है और जल्द कोई फैसला हो सकता है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की बात शुरुआती दौर में है और अगले 2 दिन में कोई फैसला हो सकता है तो इसकी जानकारी दी जाएगी। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को 7 सीटें देने का प्रस्ताव दिया है। दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी और चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी ने हरियाणा चुनाव के लिए 19 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में चंद्रशेखर की पार्टी के 4 प्रत्याशी हैं, जबकि जेजेपी के 15 कैंडिडेट हैं। जजपा और असपा गठबंधन की इस लिस्ट में उचाना विधानसभा सीट से दुष्यंत चौटाला और डबवाली विधानसभा सीट से दिग्विजय चौटाला के नाम की घोषणा की गई है। 12वीं क्लास के छात्र आर्यन मिश्रा की हत्या की कहानी उलझती जा रही है। एनडीटीवी के मुताबिक फरीदाबाद पुलिस का कहना है कि उनके पास ये साबित करने के लिए अब तक कोई सबूत नहीं है कि हमलावर गौरक्षक थे या ऐसे किसी संगठन से जुड़े थे जो इस तरह के काम में लगा हुआ है। पुलिस ने आर्यन मिश्रा की हत्या में 5 आरोपियों सौरभ, अनिल कौशिक, वरुण, कृष्णा और आदेश को गिरफ्तार किया है। इनमें से अनिल कौशिक को हर किसी ने कथित गौरक्षक दल का सरगना बताया है। एनडीटीवी ने उसके घर और प्रॉपर्टी डीलिंग दफ्तर पर जाकर देखा तो उसके गौरक्षक होने के तथ्य गवाही दे रहे थे। द प्रिंट ने आर्यन मिश्रा के पिता सियानंद मिश्रा से बात की। द प्रिंट के मुताबिक सियानंद मिश्रा फरीदाबाद की स्थानीय जेल में गए तो उनके बेटे की हत्या आरोपी ने उनके पैर छुए और माफी मांगी। उन्होंने कहा कि उन्हें लगा कि मेरा बेटा मुस्लिम है, अब उन्हें एक ब्राह्मण की हत्या का पछतावा है। मिश्रा ने 27 अगस्त को हत्या आरोपी और गौरक्षक दल के सरगना अनिल कौशिक के साथ हुई दर्दनाक मुलाकात का जिक्र करते हुए याद किया। द प्रिंट के मुताबिक सियानंद मिश्रा ने कहा, मैंने कौशिक से पूछा, आप एक मुस्लिम को क्यों मारेंगे? सिर्फ एक गाय के कारण? आप कार के पहिए पर गोली चला सकते थे या पुलिस को बुला सकते थे, कानून अपने हाथ में क्यों लिया? कौशिक के पास कहने को कुछ नहीं था। आर्यन मिश्रा की कथित गौरक्षक कहने वाले लोगों ने हत्या कर दी। अब आर्यन मिश्रा की मां ने अब कहा है कि कह रहे हैं कि मुसलमान समझ के गोली मार दी। मुसलमान को भी क्यों गोली मारेंगे? मुसलमान इंसान नहीं है क्या? मुसलमान हमारे भाई नहीं है क्या? कितने मुसलमान रहते हैं हमारे पड़ोस में, वो हमारी रक्षा करते हैं, वो हमारे भाई हैं। गौरक्षा के नाम पर गौरक्षक होने का दावा करने वालों ने आर्यन मिश्रा की हत्या की। इसको लेकर अब कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि अफसोस इस बात का है कि उन्हें बस इतना ही अफसोस है कि मार दिए जाने वाले का नाम अब्दुल नहीं आर्यन है। दिल्ली के उपराज्यपाल की शक्तियां और बढ़ गई हैं। इस बारे में गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना के मुताबिक दिल्ली के एलजी किसी भी प्राधिकरण, बोर्ड, आयोग या किसी भी वैधानिक बॉडी का गठन और किसी सरकारी अधिकारी या पदेन सदस्य की नियुक्ति कर सकते हैं। इसके मुताबिक अगले आदेश तक दिल्ली के लिए संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के तहत
राष्ट्रपति के अधिकारों का एलजी इस्तेमाल कर सकते हैं। केंद्र के इस फैसले से दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच टकराव बढ़ने की आशंका है। पहले ये अधिकार दिल्ली सरकार के पास थे। दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच शक्तियों को लेकर पहले से ही लंबा विवाद चल रहा है। आम आदमी पार्टी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग करती रही है। दिल्ली एलजी की शक्तियां बढ़ाने वाली गृह मंत्रालय की अधिसूचना पर आम आदमी पार्टी बोली है। आप नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि बीजेपी पीछे के दरवाजे से दिल्ली को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये होगा नहीं। उन्होंने कहा कि ये चुनी हुई सरकार की शक्तियां छीनी जा रही हैं। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जब अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही का सवाल आता है तो एलजी साहब काम नहीं कर रहे हैं। हजारों डॉक्टरों की भर्तियां करनी है, पद सृजित करने हैं, एलजी साहब उस पर बैठे हैं। हजारों बस मार्शल बेरोजगार हो गए हैं, उस पर वो बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि जहां शक्तियां लेने की बात है तो अधिक से अधिक शक्तियां वो अपने हाथ में ले रहे हैं क्योंकि इनका दुरुपयोग किया जा सके। सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया है कि एलजी विनय कुमार सक्सेना 2 करोड़ रुपए सालाना खर्च पर सोशल मीडिया कंपनी हायर कर रहे हैं। नेटफ्लिक्स पर आई IC-814 सीरीज विवादों में घिरी हुई है। लोग, खासकर दक्षिणपंथी लोग, इसका विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि फैक्ट्स पर नहीं है, नाम गलत दिए गए हैं। लेकिन इस बीच IC-814 कंधार अपहरण की सर्वाइवर पूजा कटारिया ने सारी अफवाहों को खत्म कर दिया है। वो उस प्लेन में मौजूद थी, यात्री थी। उन्होंने कहा है कि विमान में 5 आतंकवादी सवार थे। उड़ान भरने के आधे घंटे बाद आतंकवादियों ने घोषणा की कि विमान हाईजैक कर लिया गया है। हम घबरा गए थे, हमें अपना सिर नीचे रखने के लिए कहा गया। हमें यह भी नहीं पता था कि हम कंधार में हैं। लोगों को घबराहट हो रही थी, इसलिए बर्गर नाम का एक आतंकवादी जो फ्रेंडली व्यवहार रखता था, उसने लोगों की मदद की और उन्हें अंताक्षरी खेलने के लिए कहा। आतंकवादी डॉक्टर ने इस्लाम में धर्मांतरण पर बहुत सारे भाषण भी दिए। दूसरे आतंकवादियों के नाम भोला और शंकर थे। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि लोग क्यों नाराज हो रहे हैं। पूजा कटारिया ने कहा कि भारत सरकार अमृतसर में विमान पर कमांडो हमला करने की कोशिश कर सकती थी, उनको करना चाहिए था, फिर ये भारत के बाहर उड़ान नहीं भर सकता था, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। ये सरकार का फेल्योर है। भारत को विश्वगुरु बनाने का ख्वाब दिखाया जाता है, लेकिन यह ख्वाब झूठा है, क्योंकि जिस देश में नागरिकों को विश्वगुरु बनाने का ख्वाब दिखाया जाता है, वहाँ छोटी सी बच्ची के द्वारा स्कूल में टीचर की मांग करने पर जेल भेजने की धमकी दी जाती है। दरअसल मामला छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव का है, जहाँ शिकायत लेकर पहुंची छात्राओं को DEO यानी जिला शिक्षा अधिकारी ने जेल भेजने की धमकी दे डाली। छात्राओं का आरोप है कि DEO अभय जायसवाल ने उनसे बदसलूकी भी की। बच्चों ने रोते रोते मीडिया को सारी बातें बताईं, जिसके बाद विभागों में हड़कंप मच गया। मामला डोंगरगढ़ स्थित सरकारी स्कूल का है। स्कूल के बच्चे पढ़ने लिखने की उम्र में सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं ताकि उनको शिक्षक मिल जाए। इसलिए बच्चे कलेक्टर के पास पहुंचे और अपने स्कूल में शिक्षक की कमी को लेकर शिकायत की। स्कूली बच्चों ने कलेक्टर के नाम जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा, लेकिन वो तो 4 हाथ आगे निकले। बच्चों की शिकायत सुनने की जगह उनको ऑफिस से भाग जाने के लिए कहा। बच्चों का आरोप है कि DEO ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया और उन्हें जेल भेजने की धमकी दे दी। वहीं DEO से मिलने के बाद स्कूली बच्चों ने रो रो को मीडिया के सामने अपनी आपबीती सुनाई। वैसे बात भी सही है, स्कूल में टीचर कौन मांगता है? बिना पढ़े ही विश्वगुरु बनेंगे? शिक्षा की थोड़ी ही जरूरत होती है। टीचर की मांग करने वालों को बड़ी सी बड़ी सजा दी जाए। पढ़ना चाहते हैं। त्रिपुरा में शांति के लिहाज से आज एक बड़ी खबर सामने आई, क्योंकि राज्य में NLFT और ETTF के प्रतिनिधियों ने त्रिपुरा शांति समझौते के ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिए। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर राज्य के मुख्यमंत्री माणिक शाह भी मौजूद रहे। समझौते को लेकर NLFT ने कहा है कि हमने सरकार पर भरोसा करते हुए 30 साल का संघर्ष खत्म किया है। संगठन ने गृह मंत्री अमित शाह पर भरोसा होने की बात भी कही। इसको लेकर अमित शाह ने कहा है कि शांति और प्रगति की दिशा में त्रिपुरा की यात्रा में आज एक नया मील का पत्थर स्थापित हुआ। भारत सरकार, त्रिपुरा सरकार, नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा यानी NLFT और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स यानी ATTF के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। NLFT और ATTF ने 35 साल से चल रहे संघर्ष को समाप्त करने और मुख्य धारा में लौटने, हिंसा का त्याग करने और समृद्धि और विकसित त्रिपुरा के निर्माण के लिए प्रतिबद्धता जताते हुए प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में अपना विश्वास जताया है। यूक्रेन के पोलताबा में रूस के सबसे भीषण हमले के बाद से राष्ट्रपति जेलेंस्की की सरकार में भारी उथल पुथल जारी है। रूसी हमले में अब तक 50 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 200 से ज्यादा लोग घायल हुए।
इस बीच यूक्रेन के हथियार प्रमुख समेत 4 मंत्रियों के इस्तीफे ने जेलेंस्की सरकार को हिला दिया है। इस बीच एक और इस्तीफे की खबर आ रही है। यूक्रेन के विदेश मंत्री द्मित्रो कुलेबा ने भी अचानक त्यागपत्र दे दिया है। अब तक इस्तीफा देने वाले मंत्रियों की संख्या 5 पहुंच चुकी है। बीते साल 7 अक्टूबर को इजरायल पर हुए हमले को लेकर अमेरिका ने हमास नेता याह्या सिनवार समेत कई प्रमुख नेताओं पर मुकदमा शुरू किया है। अमेरिकी न्याय विभाग ने कहा कि वो हमास के 6 नेताओं पर 7 आरोप लगा रहा है, जिसमें अमेरिकी नागरिकों की हत्या, चरमपंथ की वित्तीय मदद देने की साजिश रचने और सामूहिक जनसंहार के हथियारों के इस्तेमाल का आरोप शामिल है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।